नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चंस के नोट्स बनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप बहुत अच्छे नंबर चाहते हैं, 120 प्लस जो है हमारा शुरुआत से टारगेट रहा है और इसी तरीके से जो है हम 120 प्लस जो है नंबर अचीव कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। वीडियो का जो टारगेट है लाइक्स का वो है 30 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली जो है नए नए वीडियोज़ लेकर के आते रहें। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पेपर को बाकायदा उसी तरीके से बनाया गया जैसा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो हम सभी को पता है कि वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, उनका जो है सिद्धांत था संज्ञानात्मक क्षेत्र में कि बच्चे को जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है वो कैसे डेवलप होता है। तो उन्होंने माना था कि समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक जो है विकास डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ एक चीज़ पॉइंट ये याद होना चाहिए। अब अगर समाज और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार समायोजन एकोमोडेशन का क्या तात्पर्य है। तो देखिए एकोमोडेशन का यहाँ तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। 4 चरण के अलावा जो है पियाजे ने सीखने के कुछ 3 बताए थे। तो एक समायोजन शब्द है जिसका मतलब होता है पुरानी योजना को पुनः प्रयोग करना या योजना में परिवर्तन करना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे समायोजन का जो शब्द होता है, जो स्कीमा होता है, स्कीमा शब्द याद रखना है। स्कीमा शब्द का मतलब होता है जो भी नॉलेज बच्चे के माइंड में है, जो भी नॉलेज बच्चे में है उसमें परिवर्तन करना। स्कीमा में परिवर्तन, नई सूचना को स्कीमा में मतलब डालना, मतलब नई सूचना को अपनी पुरानी सूचना में मिलाना और प्लस उसमें परिवर्तन करना। यहाँ पे बस याद रखना समायोजन शब्द में परिवर्तन शब्द याद रखना। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल जो है कंडीशनिंग सिद्धांत इसे कहते हैं। इन्होंने जो टेस्ट किया था, मूलतः इन्होंने जो टेस्ट किया था वो है कुत्ते पर टेस्ट किया था, कुत्ते पे। अब कुत्ता क्या करता है, कुत्ता जो है आपके एक्शंस के आधार पे जो है अपने जो है एक्शंस करता है। जैसे कुत्ते के सामने घंटी बजाओगे तब वो दौड़ के आपके पास चला आएगा। उसी घंटी के आधार पे आप खाना देना सिखाएंगे, खाना खाना सिखाएंगे, तो वो सारी चीज़ें वो क्रियाएं करता है। तो यही है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पे क्या होता है कि उत्तेजना से बस यहाँ 2 शब्द याद रखो, उत्तेजना से कौन सी क्रिया जनरेट हुई, इसी को कहेंगे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उत्तेजना क्या है, जब आपने कुत्ते के सामने घंटी बजाई तो उत्तेजित हुआ, और प्रतिक्रिया क्या हुई, उसको पता है कि घंटी बजाने के बाद जो है मुझे खाना मिलता है, और प्रतिक्रिया क्या हुई, लार गिराना। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में जो है दर्शाया गया है। तो अधोगामी सिद्धांत को यहाँ पे किस उदाहरण में दर्शाया गया है, तो आंसर है, और अधोगामी का मूल अर्थ है कि जो है शिशु पहले धड़ और फिर हाथ और फिर पैर हिलाना सीखते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे डी। जिन बच्चों ने जो है डी लॉक किया है वो सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस का शिक्षा में महत्व है क्योंकि। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का शिक्षा में महत्व है क्योंकि ये बच्चों को भावनाओं को समझने और सामाजिक संबंधों को सुधारने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अपने जो है भावनाओं को आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अपने भावनाओं को, इमोशंस को कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है समझने में मदद करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और सामाजिक संबंधों को जो है सुधारने में, अब मान लीजिए सामाजिक संबंधों को सुधारने में कैसे मदद करेगा। अब जहाँ आपको इमोशंस दिखाने नहीं थे, जहाँ रोना था
पता चला कि कोई किसी के घर में मर गया हो और आप वहाँ जाके हंसने लगे, तो ये जो है इमोशंस गलत हो गए। और जहाँ आपको हंसना चाहिए था वहाँ आप रो रहे हो। कोई जो है कोई खुश है अपने घर में, किसी की शादी हो रही तो उसी घर में रोने लग गए जगह। तो इस तरीके के सामाजिक संबंधों को सुधारने में आपकी मदद करता है। बात समझ गए? ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता का परीक्षण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, रचनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजन करना, कुछ नया। अब सृजन का संबंध कुछ नया बनाने वाला कैसे होगा? तो मौखिक परीक्षा द्वारा तो नया से कोई लेना देना, स्मृति परीक्षण से, याददाश्त वाला कोई नहीं, बुद्धि लब्धि। सृजन का संबंध व्यक्ति के आईक्यू से। जो व्यक्ति जितना आईक्यू के ज़्यादा होगा उतना ही वो सृजनशील होगा। मतलब अगर व्यक्ति का आईक्यू, बच्चे का आईक्यू 120 प्लस है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा और कहीं ना कहीं कुछ नया सृजन करने वाला होगा। तो बुद्धि लब्धि और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है बच्चे के द्वारा किसी समस्या का समाधान जो है देना और उस समस्या के समाधान कई समाधान देना, मतलब समस्या के कई समाधान देना, है ना, अपसारी चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर को रचनात्मक विद्यार्थियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब रचनात्मक विद्यार्थी कौन होते हैं? मैंने जैसा कि कहा, जिसका आईक्यू जो है लेवल ज़्यादा होगा और ये ऐसे बच्चे जो है कुछ नया सृजन करने की इनकी क्षमता होती है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लास में और आप टीचर हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उनको नियंत्रित करना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, अलग बैठाना चाहिए। देखिए, क्रिएटिव माइंडेड जो व्यक्ति होते हैं वो दबाए नहीं जा सकते। अगर उनको दबाने की कोशिश करोगे तो उनके जो है नॉलेज प्रभावित होगा, है ना, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए उनको स्वतंत्रता देनी अनिवार्य है। क्रिएटिव माइंडेड जैसे, इसलिए देखिए वैज्ञानिकों को जो है बस फंड दे दो और उनसे कहा जाता है, पैसे दे दो, उनसे कहा जाता है हमारे लिए ये कुछ क्रिएट करके दीजिए, तो वो लोग कहते हैं सर मुझे बस 6 महीने का समय दीजिए। और वो रात दिन लगाता है। फिर उनसे ज़्यादा ये नहीं कि उनके काम में जो है इंटरफियर करो, ये क्या किया, ये क्या बनाया, ऐसे कैसे बनाया। तो वो प्रॉब्लम उनको लगती है कि यार ये बेफालतू सर मेरा दर्द कर रहे हैं ये लोग आकर के, इस तरीके से। तो उनको स्वतंत्रता दे दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो रचनात्मक विद्यार्थी के साथ हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक है। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा का आधार है, तो देखिए शिक्षा का आधार क्या है? तो ये यहाँ पे शिक्षा का आधार है अनुभव। ठीक है, बच्चे अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, स्वयं से सीखते हैं, स्वयं जो है करके सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का जो है इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब प्रगतिशील शिक्षा कैसे काम करेगी? तो वो जब बच्चा स्वयं से कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों को बस याद रखिएगा कि जॉन डुई का संबंध किससे है? अनुभव आधारित शिक्षा से है। जो है बच्चों को ये स्वयं से जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए। आप याद रखेंगे तो ऑप्शंस आपको ऑलरेडी जो है 4 में से ऐसे 3 ऑप्शंस मिलते हैं जो बिल्कुल वाहियात होते हैं। हमको पता होता है कि 3 तो हो ही नहीं सकते। आपको बस सीधा पता होना चाहिए, बस पढ़ लो। थोड़ा समय भी अगर आप देते हैं तो आप जो है सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। खासतौर से सीडीपी में तो आप चाहें तो 30 में 30 नंबर, सीडीपी और हिंदी, इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें 30 मतलब 60 में से 60 नंबर आप ला सकते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ी गलतियां हो भी जाएं तो 2-2 क्वेश्चन और गलत कर लो दोनों से, तो 60 में से 56 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। आइए 9वां क्वेश्चन पे देखते हैं। समस्यात्मक व्यवहार करने वाले बच्चों के लिए टीचर को चाहिए। तो देखिए, जो हमेशा समस्या क्रिएट करते हैं, है ना, उछल कूद मचाते रहते होंगे, बार बार पे जो है किसी को मार दिया, है ना, मैम को परेशान कर, ऐसे क्या करना चाहिए? तो उनके व्यवहार को समझना अनिवार्य है। टीचर उनके व्यवहार को समझे और फिर वो जो है जो भी उसके साथ सहायता प्रोवाइड की जा सकती है वो करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया पहले यहाँ पे व्यवहार को समझना बहुत अनिवार्य है, ना कि उन्हें बाहर कर देना या फिर दंड देना या नज़रअंदाज कर देना। इससे इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप व्यवहार को समझ गए तो इसके जो है व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आप समझ पाएंगे कि बच्चा क्या समस्या क्रिएट कर रहा है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में बुद्धि के कितने घटक हैं? जैसा कि त्रितंत्र सिद्धांत लिखा है तो यहाँ पे 3 ही हैं, यहाँ पे घटक होंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत का एक सीमा क्या है? तो देखिए, कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके तहत जो सीमा थी वो है लैंगिक पक्षपात। कोलबर्ग ने जितने भी सिद्धांत के तहत जो भी उदाहरण दिए वो पुरुषवादी उदाहरण थे।
इन्होंने महिलाओं को जो है उदाहरण में शामिल ही नहीं किया। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति के जो रूप होते हैं, हम अगर पुरुष और महिला को देखें तो महिलाओं का जो है नैतिकता का स्तर और नैतिकता के मानक अलग होंगे और पुरुष के मानक अपने अलग होंगे, इसलिए लैंगिक पक्षपात पर यह आधारित माना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का लाभ क्या है? तो देखिए, जो प्रोजेक्ट विधि होता है वो बच्चों में जो है सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आंसर यहाँ पे बस यही शब्द ढूंढना है। आपने सक्रिय शब्द ढूंढ लिया, आंसर मिल गया हमें। केवल शब्द तुरंत काट दीजिए, केवल शब्द तुरंत काट दीजिए, केवल शब्द तुरंत काट दीजिए। अगर केवल ना भी हो तो भी ऑप्शंस गलत है, क्योंकि यह समय बिताने में मदद करता है, बिल्कुल भी नहीं। यह लिखित कार्य बढ़ाती है, बिल्कुल भी नहीं। यह शिक्षक के लिए सुविधाजनक है, नहीं। बल्कि यह जो है बच्चों को सक्रिय रूप से जोड़ती है और रचनात्मकता बढ़ाती है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव बढ़ाती है ना, और अपसारी सोच को जो है बढ़ाती है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान शब्द का क्या अर्थ है? मचान जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, या हम मचान ना है तो यहाँ पे शब्द आएगा पाड़। तो पाड़ का शब्द का मतलब होता है अस्थायी मदद करना बच्चे की। पढ़ाई के दौरान बच्चा कभी कभी अटकता है, जैसे ABCD आप सुनने के लिए बोलो, या एप्पल की स्पेलिंग पूछ लो, या फिर 5 वर्ड्स नेम पूछ लो, या 5 एनिमल्स नेम पूछ लो, और 5 की जगह वो 3 बता पाएगा, 2 नहीं बता पा रहा है, तो 2 जो है आपको अस्थायी हेल्प के द्वारा उसको बता दीजिए कि पेट नेम जो है काऊ होता है, कैट होता है, कैमल होता है ना। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो अस्थायी हेल्प करना, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो है बच्चा के जो है मेमोरी बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे वो जो भी क्रियाएं कर रहा होता है वो उसके साथ स्थायी रूप से भी जुड़ जाती है, मतलब स्थायी रूप से वो सीख जाता है, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत में आत्मसातकरण का क्या अर्थ है? देखिए, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के क्वेश्चन, कम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, और यूनिक क्वेश्चन भी मिलते हैं। मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सभी क्वेश्चंस नए पुराने जो भी बन सकते थे मैंने वैसे क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आप पियाजे वाला देख लीजिए, वो वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आत्मसातकरण का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे होता है, आंसर यहाँ पे ए है, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना। स्कीमा शब्द का मतलब होता है जो भी आपके दिमाग में जानकारी भरी हुई है वही है स्कीमा। अब जो भी जानकारी भरी है अगर उस स्कीमा में हम परिवर्तन कर दें तो ये कहलाएगा आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। जैसे पहले बच्चा को पता होता है कि 4 टांगों पे चलने वाला जो है जानवर सभी जो है जानवर होते हैं, उसको लगता है ये जानवर है, ये क्या है, एनिमल है ना। अब आपने देखा उसको, आपने बताया ये कुत्ता है, डॉग है ना, तो वो बच्चा समझ जाता है ये डॉग है, 4 पैर पे चलने वाला जिसकी पूंछ है वो डॉग है, इस तरीके से चलता है। फिर उसने 4 पैर पे चलने वाला दूसरा जीव देखा, बिल्ली, कैट, वो भी उसे कहेगा कि अरे ये तो डॉग है। फिर आप कहेंगे एसिमिलेशन के, अब आप कहेंगे कि नहीं, अब उसने जो है नई जानकारी इकट्ठा करी और स्कीमा में शामिल कर दिया कि ये भी एक कुत्ता ही है। अब आपने बता दिया कि ये कुत्ता नहीं है, तो ये स्कीमा में शामिल करना और बदलाव कहलाता है। तो ये हो गया यहाँ पे समावेशन, बदलाव हो रहा है तो समावेशन, और अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है केवल शामिल किया जा रहा है तो जो है इसे कहते हैं हम आत्मसातीकरण या सातकरण भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, तो IQ की अवधारणा जो दी गई थी वो है बिने के द्वारा। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक घटक क्या है, आत्म जागरूकता। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। शारीरिक शक्ति नहीं है, सामाजिक नियम नहीं है, सांस्कृतिक नियम भी बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे आत्म जागरूकता शब्द यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का खंडन किया था? तो देखिए, चॉम्स्की का जो सिद्धांत था वो यूनिवर्सल लैंग्वेज का सिद्धांत था। इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात रूप में होती है। तो यह
इन्होंने स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत का खंडन किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिए। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है उसे शिक्षण में सबसे अधिक लाभ होगा। तो डिसलेक्सिया को क्या कहेंगे हम? तो अगर ये डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया ये एक पठन विकार होता है, वो कुछ शब्दों को पढ़ नहीं पाता, जैसे सॉ को वॉज पढ़ेगा, है ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देगा, एफ को उल्टा पढ़ सकता है ना, वो पढ़ना क्या, उल्टा एफ क्या पढ़ेगा, जैसे कई बार जो है तो डब्लू को एम पढ़ लेते हैं, तो ये होता है। तो ऐसे बच्चों के साथ जो है बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है। शिक्षा में मेटा जो है कॉग्निशन का क्या अर्थ है? तो मेटा कॉग्निशन का अर्थ जो निकलता है वो है अपनी सोच प्रक्रिया के बारे में सोचना, अपनी सोची गई प्रक्रियाओं के बारे में सोचना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया इसका संबंध है लेखन विकार से। ठीक है। बच्चा जो है कुछ शब्दों को सही से नहीं लिख पाता, जैसे एफ को उल्टा लिख देगा, है ना, डब्लू को एम लिख देगा। ठीक है। ई को इस तरीके से लिख सकता है, बी को इस तरीके से लिख सकता है। ये सारे जो है चीज़ें होती हैं। और लेखन विकार है, मतलब यहाँ पे शब्दों को उल्टा उल्टा लिखता ही लिखता है और बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग होती है। तो ये जो डिस्ग्राफिया शब्द होता है ये शुरुआत में 2.5 साल 3 साल 4 साल के जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं ये बच्चे सामान्य रूप से ग्रसित रहते हैं इस डिस्ग्राफिया से। और जैसे जैसे इनके मसल्स जो है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है मसल्स जो है डेवलप होती हैं, वैसे वैसे इनका लेखन विकार डिस्ग्राफिया दूर भी हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में अस्तित्व परक बुद्धि का संबंध है। तो अस्तित्व परक बुद्धि का जो संबंध है वो है जीवन और मृत्यु जैसे गहन प्रश्नों पर विचार करने से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा था कि बुद्धि कोई एक रूप नहीं है, उसके कई रूप होते हैं। इन्होंने बुद्धि को सामान्य रूप नहीं माना, इन्होंने बुद्धि को कई रूप माना, बहुरूप माना, इसीलिए इसको हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। अब इन्होंने बुद्धि को एक तरीके से 8 रूपों में डिफाइन किया। तो भैया इन्होंने कहा कि जो बच्चा संगीत बजाता है उसके अंदर संगीत वाली बुद्धि है, और जिनके अंदर ये वाली बुद्धि नहीं है वो बजा ही नहीं सकते, चाहे जितना बेहतर कर लो। तो एक तरीके से इन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया वो जो है एक उस व्यक्ति के इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बुद्धि है। यहाँ पे समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में संबंध को समझाने वाला सिद्धांत क्या है? तो आनुवांशिकता और वातावरण नोट कर लो। आनुवांशिकता का संबंध यहाँ पे एक सेकंड, ये तो हाँ, आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध, तो आनुवांशिकता का संबंध यहाँ पे प्रकृति से है और वातावरण का संबंध यहाँ पे पोषण से है। ठीक है। देखिए एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट के परस्पर अंतः क्रिया से होता है। ठीक है। तो यही दोनों जो है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर इसमें से एक भी प्रभावित किया जाए और दूसरे को चाहे जितना अच्छा कर दिया जाए तो भी बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है। इसलिए दोनों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका 50% ज़रूरी है, कि इसका 50% ज़रूरी, कि इसका 40% ज़रूरी है, ये नहीं है ना, पर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का क्या अर्थ है? तो देखिए स्कीमा शब्द का अर्थ है जो भी मौजूदा जानकारी आपके दिमाग में भरी हुई है, ABCD AB 1 2 3 जो भी कुछ आप जानते हैं वो सब कुछ स्कीमा है। और इसी स्कीमा में परिवर्तन कर दिया जाए, नया कोई शब्द जोड़ दिया जाए, नई कोई इन्फॉर्मेशन जोड़ दी जाए तो इसे कहेंगे समावेशन। और नई जानकारी को इसी स्कीमा में मिला दिया जाए पर परिवर्तन न किया जाए तो इसे कहेंगे आत्मसातीकरण। तो ये जो संबंध होता है ये इसकी मानसिक संरचना से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार
927 से घटकर 914 ही रह गई। इसका सर्वाधिक जो है प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो देखिए 1000 पुरुषों में पहले 927 थी 2001 में, और अब क्या है 1000 पुरुषों में 914 ही रह गई है। तो इसका मूल अर्थ यह है कि लड़का और लड़की में यहाँ पे 1000 लड़का है तो ये 914 लड़की हैं, तो मतलब इतनी लड़कियां कम पड़ रही हैं इतने लड़कों के लिए। तो ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। तो ये कैसे हुआ होगा कि लड़का और लड़की में भेद करना, तो जो है लड़का लड़की में भेद किया गया होगा तो जो है हत्याएं हुई होगी, लड़की हो गई होगी तो उसको मार दिया गया होगा। इसी तरीके से भेदभाव पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण में लैंगिक भूमिकाएं कैसे विकसित होती हैं? तो लैंगिक भूमिकाएं जो है सामाजिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण विकसित होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ना कि आनुवंशिकता के कारण, शारीरिक अंतर के कारण, व्यक्तिगत रुचि का कारण नहीं होगा। लैंगिक रूढ़ियों को कम करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो लैंगिक रूढ़िवादी मतलब लड़का और लड़की में भेद जैसी चीज़ें अगर किसी के पास, किसी परिवार में हो रही, किसी गांव में हो रही, किसी शहर में हो रही है, अगर इनको दूर करना है तो सभी स्कूल में सभी बच्चों को समान रूप से जिम्मेदारियां दीजिए, और कभी कभी ऑड इवन जो है तरीका अपनाइए। जैसे जो लड़कियों के लिए आज के समय में बात कहा जाता है कि ये लड़कियां ही कर सकती हैं, वो काम लड़कों को दीजिए, और जो काम लड़के कर सकते हैं उन काम को लड़कियों से करवाइए। तो इस तरीके से दोनों के प्रति जो है जिम्मेदार होंगे और चीज़ें समझेंगे। लड़कों से खाना भी बनवाइए, लड़कों से झाड़ू पोछा भी करवाइए, और लड़कियों से भी जो है चीज़ें जो है करवाइए। ठीक है। शिक्षा में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? तो डायग्नोज क्यों होता है, क्या होता है? ठीक है, आपका कई बार डॉक्टर कहता है ना, ये आप डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर कहता है पहले डायग्नोज हो जाए फिर बताएंगे जो है क्या समस्या है। तो ये जो होता है सीखने की कठिनाई का पता लगाना और उसका समाधान करना। आंसर हो गया यहाँ पे सी। समाजीकरण के दौरान बच्चे सामाजिक नियमों को कैसे सीखते हैं? तो समाजीकरण के दौरान बच्चे जो है सामाजिक नियमों को अनुकरण से सीखते हैं और अवलोकन द्वारा सीखते हैं। दूसरे जो जैसा बिहेव करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नैतिक हो तो आप भी उनके साथ नैतिक व्यवहार कीजिए, वैसे ही आचरण का पालन कीजिए, ताकि जो है बच्चे आपको देखें तो आपसे कुछ सीख पाएँ। ठीक है। तो ये सामाजिक में जो है समाज में आप जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, जिस तरीके से बात करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, तो उससे बच्चे सीखते हैं। तो आंसर है यहाँ पे अनुकरण और अवलोकन द्वारा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जहाँ पे जो है सामान्य बालक के साथ साथ विशेष या विशिष्ट बालक भी पढ़ते हों, और हर बालक की व्यक्तिगत जो है भिन्नताओं का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्चा में लचीलापन, या फिर विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर, तो योग्यता वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाए। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम नहीं, यहाँ पे लचीलापन होना चाहिए और व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करके। भाई मैंने जैसा कि कहा समावेशी शिक्षा, जहाँ पे जो है अमीर बच्चा, गरीब बच्चा है ना, डिफरेंट पृष्ठभूमि वाले बच्चे, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, तो ऐसे बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि इनकी व्यक्तिगत जो है इच्छाओं का, व्यक्तिगत अंतरों का भी ध्यान रखा जाए। ऑप्शन यहाँ पे बी सबसे ज़्यादा सही आंसर है। अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं हम मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्यों दिया जाता है? मोटिवेशन एक प्रकार की बाहर से दी जाने वाली एक ऊर्जा है जो बच्चों को सीखने में मदद करती है। तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 30 क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आसान तरीके से पेपर सॉल्व करिए, बहुत आसान तरीके से थ्योरी वीडियो देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।